स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से दे दें। निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का भूमि पूजन आज होगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन 26 करोड़ की लागत से ये टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है और 4800 वर्ग मीटर एरिया में निर्मित होगी टर्मिनल की बिल्डिंग। जर्मन फैब्रिक मटेरियल से 100 दिन में तैयार होगा टर्मिनल। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जर्मन फैब्रिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और 100 दिनों का लक्ष्य इसे बनाने में रखा गया है। कुशीनगर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का भूमि पूजन है और आज होगा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन। 100 दिनों के भीतर इसे बनाने का लक्ष्य है। 26 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का आज भूमि पूजन किया जाएगा और आज से एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की भूमि पूजन आज कार्यक्रम है। 26 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है, क्या इसकी खासियत है? कार्यक्रम के लिए क्या तैयारी दिखाई दे रही है? जी जय, मैं बता दूं, ये पूरा मामला कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां पे केंद्र सरकार की द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद निर्माण कार्यों में काफी तेजी आई है। इसी क्रम में आज 26 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन होने जा रहा है। क्योंकि कुशीनगर में एक पुराना टर्मिनल बिल्डिंग है, तो जो 30 सितंबर से सरकार द्वारा एयरपोर्ट से उड़ान की योजना है, ये पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग से चलेगी। लेकिन एयरपोर्ट के रनवे से एप्रन से पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग की दूरी अधिक होने की वजह से एक नए टर्मिनल बिल्डिंग की निर्माण की योजना थी, जिसको लेकर आज उसको भूमि पूजन किया जा रहा है। ये जर्मन फैब्रिक तकनीक से तैयार हो रहा है। 4800 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है, तो इसके बन जाने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। जी बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के समय अपने भजनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले भजन गायक देवेंद्र पाठक अब मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर आईपीसी की धारा 376 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इससे पहले भजन गायक देवेंद्र पाठक ने भी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था और इसके बाद अब अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। और इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर ने पूरे मामले का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भजन गायक देवेंद्र पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक महिला ने भजन गायक देवेंद्र पाठक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र पाठक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करते रहे। यही नहीं, अयोध्या के कई होटलों में उसे बुलाते थे, उसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न करते थे और शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसको बहलाते फुसलाते रहे और उसके साथ उसका यौन शोषण करते रहे। हालांकि महिला ने थाना राम जन्मभूमि में लिखित तहरीर दी और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन इससे पहले ही चंद दिनों पहले की बात है, देवेंद्र पाठक ने भी इसी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था और मुकदमा दर्ज कराया था। इसलिए अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और फोन लाइन पर इस वक्त अबुल बशर मौजूद हैं। अबुल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देवेंद्र पाठक पर गंभीर आरोप है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इस वक्त की जानकारी क्या है? देखिए, हमने देवेंद्र पाठक से भी उनसे राय जाननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि उनका फोन स्विच ऑफ है और चूंकि पुलिस को दोनों तरफ से तहरीर मिली है, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया है, ब्लैकमेलिंग का मामला है। लेकिन इतना जरूर है इस घटनाक्रम से कि दोनों के एक दूसरे से मुलाकात थी, बातचीत थी, पहचान थी और उसके बाद कुछ न कुछ लेन देन और जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई नजर आ रही। क्योंकि पहले देवेंद्र पाठक की तरफ से ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद फिर महिला की तरफ से यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, धोखाधड़ी और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
ऐसे में सवाल उठता है कि एक महिला दिल्ली से आकर यहाँ इतनी दूर चलकर अगर वो आती है, मुकदमा दर्ज कराती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस इस तरफ भी देख रही है कि आखिर सच्चाई क्या है इस मामले की, क्योंकि बेहद गंभीर विषय है। एक अयोध्या के एक भजन गायक और एक बड़ी पीठ के महंत के शिष्य कहे जाने वाले देवेंद्र पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, यौन शोषण का आरोप लगा है। ये अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि इससे पहले चंद दिनों पहले जब अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था तो देवेंद्र पाठक लगातार सुर्खियों में थे अपनी भजन गायन को लेकर, और लगातार तमाम सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज आते रहते हैं। तो ऐसे में कथावाचक हैं, वो भजन गायक हैं, और उन पर इस तरीके का आरोप कहीं ना कहीं बिल्कुल। और अबुल, इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कनेक्शन से इनकार नहीं हो सकता जिस तरीके का ये मामला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बांदा से खबर आपको बता दें, बांदा में भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। पिकअप और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 गंभीर घायल कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए गए हैं। और मोटौंद थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। 3 गंभीर घायल कानपुर मेडिकल रेफर किए जा चुके हैं। 10 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर है। मोटौंद थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें कि बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और पिकअप और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं लखनऊ से अब खबर, नगर आयुक्त की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने नहीं लगाया था मास्क और बिना मास्क लगाए सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने बात की। वीडियो वायरल होने पर नगर आयुक्त ने इस बात को लेकर सफाई दी है। कभी कभी उतारना पड़ता है मास्क। नगर आयुक्त ने कहा कि कभी कभी मास्क उतारना भी पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद से वो फंसते हुए दिखाई दिए। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नगर आयुक्त की जिम्मेदारी पर ही सवाल उठा दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप आसपास भीड़ देख सकते हैं और वहां पर मास्क ना पहनने पर वो सवालों के घेरे में आ गए। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने मास्क नहीं लगाया था, जिसके बाद सवाल उठाएंगे। इंडिया न्यूज ने लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी से खास बातचीत की है। इस मसले को लेकर उनका क्या कहना है, सुनते हैं। इस कोरोना काल में लगातार सरकार के ये प्रयास हैं कि बदलाव किया जाए और उन शहरों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए जहां पे आखिरकार ये ज़्यादातर कंप्लेनें आ रही हैं। उसको देखते हुए लखनऊ में जो एक नया बदलाव हुआ है, जहां के जो नगर आयुक्त हैं अजय द्विवेदी, इन्होंने जो कमान संभाली है, आखिरकार इनके पास क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार। और चलिए इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री इस वक्त कुछ कह रहे हैं। माननीय महोदय, आपको ये बताना है कि आपकी कृपा से वर्ष 2018 में निर्णय लिया गया था कि 40 मंडी स्थानों पर बीओटी के आधार पर पराग भंडारागार निगम और मंडी समितियों में जो 37-40 जगहों पर भंडार गृह का निर्माण किया जाएगा। सर, निगम के इतिहास में ये पहला अवसर है जब स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी कृपा से हमको गारंटी प्राप्त हुई, और इन 37 जगहों पर 3 जगहों पर सर अभी जमीन नहीं मिली है, इसलिए अभी हम लोग उनका नहीं कर पा रहे। 37 जगहों पर जमीन मिल चुकी है और उस पर जो है कार्य सर शुरू हो रहा है। इसमें सर 187 करोड़ का जो है लागत आ रही है सर। इसमें 2 निर्माण एजेंसियां हमारी सहकारिता विभाग की CLDF और UPRNSS काम कर रही है सर। इसमें 25 गोडाउन जो है UPRNSS बना रहा है और 12 गोडाउन जो है सर CLDF बना रहा है। महोदय, ये जो ऋण हमने लिया है, ये WIF योजना के अंतर्गत आपकी गारंटी के प्राप्त होने के आधार पर मात्र बहुत ही किफायती रेट पर 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महोदय मिला है। और ये जो हम लोगों को सर गोडाउन मिला है, इस पर इसमें से FCI के द्वारा सर 1,15,000 MT की हमको 10 साल की सर जो है हमको रिजर्वेशन भी मिल गया है। इसके लिए सर GMFCI को और को बधाई मैं देता हूँ सर, धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पर। 187 करोड़ में सर 75% का लोन वहां से नाबार्ड से मिलेगा। 25% का जो है हम अपनी धनराशि लगाएंगे और प्रत्येक जो है सर प्रत्येक गोडाउन में 75,000 MT का सर जो है 75 लाख रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है सर, ईसाम, इसके तहत जो है सब्सिडी भी प्राप्त होगी।
इस तरह से सर ये स्कीम बहुत ही आपकी कृपा से बहुत ही जहां निगम के लिए लाभप्रद है, वहीं प्रदेश के किसानों के लिए जिनकी आय में वृद्धि होगी, उनके भंडारण, उनके खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण होगा और जो है हम लोग जो किसानों को लाभ पहुंचा सकेंगे। महोदय, आपकी अनुमति हो तो आगे हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की करें। का तो इससे अतिरिक्त रहेगा जितना बोल लिया है ये तो सर इसके बारे में है। अब ये तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और योजनाओं की समीक्षा हो रही थी। चलिए अब खबर लखनऊ से है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। जीडी स्वास्थ्य ने लखनऊ सीएमओ पर शिकंजा कसा है। सीएमओ को तलब कर जवाब मांगा गया। इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब नहीं दे सके महानिदेशक। कोरोना को बताया बढ़ी टेस्टिंग क्षमता का कारण। स्वास्थ्य महानिदेशक के पास कोई आंकड़ा नहीं निकल पाया। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कार्रवाई का आश्वासन सिर्फ दिया है। रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। सीएमओ से इसको लेकर जवाब भी मांगा गया। यूपी के स्वास्थ्य महानिदेशक देवेंद्र नेगी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से जल्द कोरोना से मुक्ति पाई जाए एवं उच्चतम स्तर की जो कोरोना की इलाज चल रहे हैं उनमें अच्छी से व्यवस्था हो। लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है निजी अस्पतालों की हो या सरकारी अस्पतालों में, उनमें ज़मीनी हकीकत जो सामने आ रही है, आखिरकार वो आपके कान खड़े कर देगी। इन सारी चीज़ों पर वार्ता करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के डीजी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो व्यवस्थाएं आखिरकार इन्होंने व्यापक इंतजाम किए हैं और आखिरकार ये गलतियां कहां पे हो रही हैं, वो पूरी कहानी आप समझिए। सर, निजी अस्पतालों की मनमानी की, यानी 1.5 लाख रुपए आपके पास होगा तभी आप गेट के अंदर जा पाएंगे। उसके बाद जो प्रतिदिन का चार्ज है वो अधिक है। तो जो आपने गाइडलाइन जारी की और जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, उसका पालन ये निजी अस्पताल क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें तो सीधी चीज़ है कि कई बार जो है पेशेंट्स ने ये कंप्लेन करते हैं कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसका तुरंत, जैसे आपने देखा होगा कि कई अस्पताल जो है वो बंद करा दिए गए कि अगर जो परिजनों ने कंप्लेन की कि उनके साथ में जो ओवर चार्जेस वगैरह किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। गलत होने पे उसके विरुद्ध जो है तुरंत कार्रवाई होती है। अभी तक चूंकि जब से आपने पद संभाला है उसके बाद जो व्यवस्थाएं की हैं, हालांकि ज़मीनी स्तर पर अच्छी दिख रही, लेकिन ये जानना चाहता है इंडिया न्यूज़ कि आपने अभी तक कितने अस्पतालों का मुआयना किया और कितने अस्पताल सील किए? नहीं, देखिए मुआयना करना मैं मुआयना कर सकता हूँ, लेकिन जो सीएमओ जो होता है, सीएमओ जिले का मालिक होता है, तो वो अगर कोई कंप्लेन आती है तो सीएमओ अपने स्तर से उस अस्पताल को बंद करा सकता है, उस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, या अगर कोई बहुत ज़्यादा वो तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च कर सकता है। हम लोग जैसे है कि हमने जैसे साड़ा मऊ चिकित्सालय वहाँ का दौरा किया, इसके अलावा लोक बंधु चिकित्सालय जो सरकारी चिकित्सालय हैं, दोनों का हमने दौरा किया। और लोक बंधु में जैसे आपको पता है कि पहले वहाँ पर सिर्फ 100 सैयाओं की सुविधाएं थी और सिर्फ 10 आईसीयू बेड थे। तो वो क्योंकि यहाँ लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने उसको जो है 30 सैया का आईसीयू बनवा दिया है और साथ में 250 टोटल बेड हो गए। नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर आज ही मैंने जैसे भी आपसे डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास खाली हैं, जो कि आज का पेपर भी बता रहा है। लेकिन पेपर बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने व्यापक इंतजाम किए हैं, ये पूरा जो ग्राफ है कागजों में दिख रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी यही है कि यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तो हाहाकार क्यों है? जो रेलवे का एक अस्पताल आलमबाग में है उसमें एक मरीज 6 घंटे तक उसको डेड बॉडी यानी मृत्यु होने के बावजूद कोई डॉक्टर देखने नहीं गया। इस प्रकार की लापरवाही क्यों आ रही है? और यदि आ रही हैं तो अभी तक प्रदेश स्तर का डाटा क्या कहता है, कितने लोगों पर कार्रवाई इस प्रकार की हुई है? नहीं, देखिए ये जो कार्रवाई का वो है, अगर इसका तुरंत जो है संज्ञान लिया जाता है
चाहे डीएम उस जिले के जनपद के डीएम और वहाँ के सीएमओ जो है इसका संज्ञान लेते हुए उस पर जो उन्होंने कंप्लेन करी है तो उन्होंने अब डीएम और वहाँ पे सीएमओ जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ संज्ञान में आती है तो उसके ऐसे ही जाने नहीं दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में एक्शन कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो ये इस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। तो उत्तर प्रदेश के डीजी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र नेगी हैं, जिनका कहना यह है कि आखिरकार इंडिया न्यूज़ ने जब ये बातें उठाई हैं, जो आलमबाग का रेलवे अस्पताल है जिसमें लापरवाही पाई गई है कि जो एक बुजुर्ग है उसकी मौत होने के बावजूद 6 घंटे तक आखिरकार उसको बेड से नहीं उठाया गया, जो परिवारजनों ने आरोप लगाए हैं, उन सारे आरोपों को डीजी स्वास्थ्य ने आखिरकार लखनऊ सीएमओ से वार्ता करने को कहा है और इसमें जितना हो सकता है उसमें अधिक से अधिक कार्रवाई का इंडिया न्यूज़ से आश्वासन दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, स्वास्थ्य महानिदेशक से इंडिया न्यूज़ ने बातचीत की, लेकिन भरोसे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये बताएं क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर पे जो इस समय कोरोना की महामारी चल रही है उसमें जो उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, यदि हम स्वास्थ्य महानिदेशक की बात करें तो इनके जो दावे हैं सिर्फ हवाई दावे हैं। कल इंडिया न्यूज़ ने जमीनी स्तर पे ये सारी चीजों को समझा है। रेलवे अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई, इंडिया न्यूज़ की जब ये खबर गई वहां पर तब इन्होंने एक्शन लिया। तो ये साफ जाहिर होता है कि आखिरकार जो अधिकारी हैं वो सो रहे हैं, जब कोई इसमें आवाज उठाता है तब वो जागते हैं और उन अस्पतालों पे कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। इस प्रकार की ही बड़ी लापरवाही का शिकार लखनऊ की जनता, पूरे प्रदेश की जनता झेल रही है और वही कारण है कि जो आए दिन जो मरीज जो अस्पतालों में बवाल होते हैं, जो मौतें होती हैं, उनमें कहीं न कहीं यही कमियां सामने आ रही हैं। उसका कारण ये है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो समय से अस्पतालों पर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं और वही कारण है कि निजी अस्पतालों की और जो सरकारी अस्पतालों की है वो मनमानी जारी है, जिसका शिकार लखनऊ की जनता कोरोना काल में भुगत रही है। जया। बिल्कुल। और अभिषेक, जिस व्यक्ति की जान गई है, ये बात अब कौन तय करेगा कि उसकी कोरोना से मौत हुई या फिर लापरवाही से? कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा? बिल्कुल, जब ऐसे कोई बड़े हादसे होते हैं तो उसमें स्वास्थ्य विभाग हो या बड़े अधिकारी है वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं और लेकिन उसका खामियाजा लखनऊ की जनता भुगतना पड़ता है, उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। उसका एक मुख्य सदस्य आखिरकार घर से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे रहते हैं और वही कारण है कि लखनऊ की जनता हो या प्रदेश की जनता इन चीजों का शिकार हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के जितने भी प्रयास हैं उन प्रयासों पे इनके जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और उसमें कोई बड़े ठोस कदम नहीं लगाते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण ये है कि खामियाजा सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर वाराणसी से है। बीएचयू में मरीज के शव मिलने का मामला है। परिजनों ने कोविड अस्पताल के बाहर हंगामा किया जम के। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक के शरीर पर कट के निशान हैं। मरीज के लापता होने की लंका थाने में शिकायत की गई थी और अस्पताल से लापता होने के बाद सिविर में उसका शव बरामद किया गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही संदिग्ध ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। मृतक के शरीर पर कट के निशान हैं, परिजनों का ये दावा है और इसके साथ ही साथ अब उनका गुस्सा भी फूट रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमकर हंगामा किया गया। बीएचयू के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बीएचयू में मरीज के शव को जब परिजन को सौंपा गया तो परिजनों को शव को देखकर कई तरीके की शंकाएं पैदा हो रही हैं। प्रशासन और डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप है। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान खाद न मिलने के चलते परेशान दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का भी गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। बावजूद इसके किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही। राजधानी लखनऊ के किसान भी परेशान हैं। खाद लेने वाले किसानों की सैकड़ों की तादाद में भीड़ दिखाई देती है। वहीं अगर हम यूरिया खाद के दामों की बात करें तो इसका सरकारी दाम 66 रुपए 50 पैसे निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके इन सरकारी खाद डिपो पर किसानों से 70 रुपए वसूले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड अंतर्गत गौरा साधन समिति पर भी दिखाई दिया, जहां किसान सुबह से ही लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। इंडिया न्यूज के संवाददाता जय शुक्ला ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए।
उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर के हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान है। आपको बता दें, इस समय हम सूबे की राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मोहनलालगंज का गौरा जो साधन समिति है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सुबह से ही किसानों की भारी तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। सब तरफ जो भी किसान हैं, हमारे पीछे भी आपको दिखाना चाहेंगे, देख रहे हैं हर तरफ सारे किसान बैठे हुए हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं कितने सारे किसान हैं जो खाद के लिए बैठे हुए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? बहादुर। बहादुर, कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 8 बजे से। 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। खाद क्या बताया, मिल रही कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिली। अभी नहीं मिली है। क्या बार वापस जा चुके हैं यहाँ से? 2 बार। 2 बार। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं किसान जो है सुबह से ही बैठा हुआ है लाइन लगा करके, घंटों हो गए हैं, अभी तक किसानों को खाद नहीं मिल रही है। हम अंदर भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से सारे दस्तावेज लेकर के बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है दादा आपका? हाँ साहब। क्या नाम है आपका? मैकू। मैकू, कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारे तो 90 साल तक की उम्र है। 90। तो यहाँ हम देख रहे हैं आप किसान भाई लेकर बैठे हुए, खाद मिली आपको? अभी नहीं मिली। क्या कह रहे हैं? क्या बता रहे हैं अंदर से? निकाल लिख ली नाम ID के यार। नाम लिख ली ना? ID के यार लिखा है, फोटो कॉपी मंगाई किसान भाई। कितने रुपए बोरी मिल रही है खाद? अभी साहब हम आपकी लाइन नहीं गए, हम नहीं जाने थे। क्या हर बार फोटो कॉपी मंगाते हैं इसकी? हर बार फोटो कॉपी मंगाते हैं? अब साहब ये हो ना। हाँ, आप बताइए क्या करें, हर बार मंगाते हैं? हर बार नहीं मंगाते। इस बार ले रहे हैं केवल? इस बार खाली ले रहे हैं? हाँ। तो बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि बुजुर्ग कितना बता रहे हैं? 270 सर। 270। वोट तो पीछे 200 कितना 50 पैसे है, 270 ले रहे हैं। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि हर तरफ त्राई मची हुई है खाद को लेकर के। इतना बुजुर्ग आदमी बैठे हुए, 90 साल उम्र बता रहे हैं, और ये सुबह से खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम आपको अंदर भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा काम चल रहा है। रेट हम आपको पीछे दिखाएंगे। सबसे पहले जो बोर्ड पर लिखा है, अगर हम DAP का रेट बताएं तो 1150 रुपये लिखा हुआ है, और यूरिया अभी शायद 266 रुपये 50 पैसे लिखा हुआ है। साफ हालांकि समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अंदर कार्यालय में चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर वितरण कर रहे हैं लोग, उनसे बात करते हैं। सर, खाद आपके यहाँ आ गई है स्टॉक में? हाँ, आ गई है। कितने बोरी आई है? 400 बोरी आई। 400 यूरिया? जी जी। अच्छा, बाहर बोर्ड में जो रेट लिखा हुआ है किस हिसाब से दे रहे हैं आप लोग? वही देते हैं और क्या, जैसे लोग आते हैं। कितने रुपए बोरी दे रहे हैं? 250 पे। लेकिन बाहर जनता कह रही है कि 270 रुपये वसूले जा रहे हैं। नहीं, 250 रुपया ले रहे हैं हम। हाँ। अच्छा, कितने दिन बाद स्टॉक आया आपके यहाँ? स्टॉक कब आया तो करीब जो है ये, हाँ मान के चले 1 हफ्ता करीब। कितनी किल्लत हो रही है इस समय खाद को लेकर के? खाद की दिक्कत है कि हमारी चेक बहुत पहले लगी हुई थी यहाँ पे। अभी मेरी 1 चेक और लगी हुई है, लेकिन अभी खाद मतलब 1 गाड़ी में जो मिल पाई है, और सुना 1 गाड़ी और मिलने वाली आने वाली है। अच्छा, मतलब इसी वजह से समस्या हो रही, समय पे मिल नहीं पा रही? हाँ, समय। क्या नाम है आपका? विजय नाम है। विजय। यहाँ पर क्या है आप? सचिव हैं। सचिव, बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं और उनको किस तरह से किल्लत हो रही, किसानों को किल्लत हो रही, क्योंकि ऊपर से स्टॉक नहीं आ रहा, जैसा कि यहाँ पर जो मौजूद सचिव हैं उन्होंने बताया। हालांकि जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनसे 270 रुपये वसूले जा रहे हैं, तो ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर किसानों से इस तरह से जो खाद है उसके रेट ज़्यादा क्यों लिए जा रहे हैं। इसमें भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब देखने वाली बात है कि आखिर समय से किसानों को सरकार किस तरह से खाद मुहैया करा पाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर कानपुर से, आपको बता दें संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये मामला है। बड़ी जानकारी इस मामले में आ रही है। धरने पर बैठे परिजनों से पुलिस की ज्यादती सामने आई है, और पुलिस ने संजीत के पिता और बहन को धरने से उठा दिया है। पुलिस ने पिता और बहन को हिरासत में लिया है। एक बड़ी जानकारी आपको इस मामले में दे रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए। धरने पर बैठे परिजनों से पुलिस ने ज्यादती की है, और महिला कांस्टेबल्स ने परिवार के सदस्य से किस तरीके से ज्यादती की उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद से गुस्सा भी है परिवार में, और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, बातचीत की गई, धरने से उठाने की कोशिश की गई। और संजीत हत्याकांड का ये मामला है। परिजनों का कहना है कि इंसाफ हमें मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई आस ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बाद उनका सब्र का बांध टूटते जा रहा है। और इसी बीच अब पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो क्या स्थिति बनी, वो हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहे हैं। संजीत की मां को घर में नजरबंद कर दिया गया है। इंसाफ की मांग को लेकर परिजन धरना दे रहे थे, लेकिन अब पुलिस टीम के तरफ से किस तरीके से बातचीत और ज्यादती की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। धरने पर बैठे परिजनों से पुलिस ने ज्यादती की है,
और संजीत की मां को नजरबंद कर दिया गया है घर में। वहीं पिता और बहन को धरने से उठाकर हिरासत में लिया गया है। और चलिए इसी बीच लखनऊ से भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस है और पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। लगातार पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और रोड जाम कर प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया गया था और इसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस है और पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रोड जाम करके प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। दरअसल इन लोगों ने पुलिस की टीम और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया था। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना निगोहा के मस्तीपुर का पूरा मामला है। तो उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा, उपद्रवियों की तलाश हो रही है और इसी कड़ी में जो जानकारी मिल रही है कि 25 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 25 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर इन लोगों ने पथराव किया था, सड़क को जाम किया था। थाना निगोहा के मस्तीपुर का ये पूरा मामला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इसके महत्व को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और आज मंडी समिति और सहकारिता ये दोनों मिलकर के 2018 में जो एक एमओयू मंडी समिति के साथ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने किया था, उस क्रम में 37 भंडारण गृहों की स्थापना के एक कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसकी उपयोगिता को इसलिए भी समझ सकता हूं क्योंकि अगर किसानों की आय को दुगना करना है तो हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय हमारे सामने एक चुनौती थी। जब मैंने बैठक बुलाई थी तो बैठक के दौरान मेरे सामने सबसे पहला प्रश्न ये उठाया कि हम लोग किसानों से खरीदेंगे तो, लेकिन ये गेहूं रखेंगे कहां? हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। और जब हम लोगों ने, क्योंकि 19 मार्च को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, 1 अप्रैल से गेहूं क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, तो सबसे पहला प्रश्न स्टोरेज का ही हमारे सामने उठा था। और इसके बाद जब ये कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की भी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार भी किसानों से उनके उत्पाद को खरीदेगी। किसान की उत्पाद को खरीदना, उसको क्रय करना और अगले 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, यह अपने आप में एक सपना था। और वह सपना 2017 में सरकार के आने के साथ प्रारंभ हुआ। पहले ही वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के खाते में देने का कार्य किया गया था। अगर हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं होती तो हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे। और उस समय भी इस बात को हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं, जब भी हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं।
घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश के चैनल नंबर 102 पर उपलब्ध है। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का चल रहा है फेसबुक। कोरोना से इंस्पेक्टर की मौत के बाद परिजनों को दी 1 लाख की मदद।